पति। नहीं नहीं ननन जी मेरे साथ चलेंगी। ननन जी चलिए। अरे ऐसे कैसे? नहीं ननन जी आप मेरे साथ चलिए। नहीं ननन जी मेरे साथ जाएंगी। वैसे भी दीदी आपको तो सब्जी लेने जाना है, आप ननन जी को सब्जी मंडी ले जाकर क्या कीजिएगा? तो आपको कहाँ जाना है? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। ननन जी मेरे साथ जाएंगी और मुझे बताएंगी कि भाभी ऐसे नाखून रखो, ऐसे बाल रखो, स्किन पर ये कराओ, ऐसी आईब्रो रखो। आपके साथ सब्जी मंडी जाकर ननन जी क्या बताएंगी? भाभी टिंडे ले लो, भिंडी ले लो। अरे रुक जाइए, आप दोनों तो लड़ने ही लगती हैं। एक दुनिया भर की भाभियां हैं जो अपने ननन से भागती फिरती हैं। कुछ तो अपनी ननन की शादी कराकर उससे पीछे ही छुड़ा लेना चाहती है, और एक तुम दोनों हो जो अपने ननन के लिए लड़ती रहती हो, जैसे कि प्रीति कोई लॉलीपॉप हो और तुम दोनों छोटे बच्चे। मम्मी जी आखिरकार प्रीति हमारी इकलौती ननन जो है, और हमारी ननन जी हमारी छोटी बहन है। मूड खराब हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, गुस्सा है तो स्ट्रेस बॉल है, और प्यार आए तो छोटे बच्चे की तरह है जिन्हें माँ गोद में लेकर पूरा घर घूमती रहती है। बहुओं तुम्हें अपनी इकलौती ननद से कितना लगाव है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये उम्र अपनी ननद के साथ खेलने कूदने की नहीं बल्कि अपनी परछाई देने की है, ताकि तुम्हारी ननद और हम सभी तुम्हारी परछाई से खेल सके। मेरा मतलब समझी ना? बहुओं तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे बच्चे की बात कर रहे हैं, कब दे रही हो खुशखबरी? हाँ भाभी मुझे भी आप दोनों के चंगू मंगू के साथ खेलना है। अगर लड़की हुई तो उसे मॉडल, और लड़का हुआ तो बॉडी बिल्डर बनाऊंगी। ननन जी आप किसी बच्चे से कम है क्या? अब आपको भी बच्चा चाहिए। बहू अब तेरी ननन बच्ची नहीं रही। हाँ जब तुम लोग शादी करके आई थी तब बच्ची थी, लेकिन अब इसकी उम्र शादी की हो गई है और लड़कों के कई रिश्ते भी आने लगे हैं। भाभी आप दोनों को कहीं जाना था ना, चलिए जल्दी बताइए मुझे किसके साथ जाना है? ननन जी आप अनीता के साथ चली जाइए, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। शादी की बात सुनते ही प्रीति की हड़बड़ी देखकर सभी हंस पड़ते हैं। वहीं अनीता अपनी इकलौती ननद के साथ ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, जहां प्रीति अपनी भाभी के बाल, एब्रो और दूसरी चीजें बहुत अच्छे से बनवाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात सभी छत पर बैठे होते हैं, जहां सभी के हाथों में लड़कों की तस्वीरें और पकौड़े होते हैं। बहू छत पर आकर अपनी ननद के लिए लड़का पसंद करने का तुम्हारा आइडिया बड़ा मस्त है। छत पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे इस बंदरिया को कोई बंदर पसंद आया कि नहीं? अरे भाई मैं तो उससे आशीर्वाद लूंगा जो इस तूफान को हमारे घर से लेकर जाएगा। बेचारी की क्या बुरी हालत होगी यार। भाभी समझा लो अपने पतियों को, वरना इनके खाने में मिर्च मिला दूंगी। ननन जी आप छोड़िए ना इन्हें तो हम कल देख लेंगे। हमारी इकलौती ननन को चिढ़ाते हैं ना। आप ये लड़का देखिए कैसा है। भाभी इसकी तो नाक चपटी है, मैं किसी नाक चपटे से शादी नहीं करूंगी। ननन जी आप इसे देखिए, ये ठीक है। भाभी ठीक तो है, लेकिन आप खुद ही देखो इसके साथ मेरी जोड़ी जमेगी क्या? नहीं नहीं इसके साथ तो आपकी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। अच्छा इसे देखिए, इसके साथ तो आपकी जोड़ी भी जमेगी। भाभी सबसे पहले तो इसी की फोटो देखी थी, इसका बायोडाटा तो देखो। अरे 15 में से एक भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं आया? जिस लड़के की फोटो से शुरू किया था वापस उसी लड़के की फोटो पर पहुंच गई? तो क्या जरूरत थी बेकार बेकार 15 लड़कों की तस्वीर लेकर आने की? मेरे टाइप का एक भी लड़का नहीं है इसमें। अनीता जरा अपनी इकलौती ननद का टाइप तो पता करो, फिर हम उसके लिए उसके टाइप का लड़का ढूंढ पाएंगे। मेरा पति ग्रेट ग्रीक फिजिक वाला होगा। आपके पतियों की तरह पेट नहीं निकला होना चाहिए, उसके बढ़िया बाल और चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए। वाह वाह तूने तो बिल्कुल फिल्म स्टार के सपने देख रखे हैं। हाँ तो सुन लिया ना आप लोगों ने, हमारी इकलौती ननद के लिए अब ऐसा ही लड़का ढूंढिएगा। अगर मिल जाए तो फोटो लाइएगा। अब हम चलते हैं। इतना कहकर नीलम और अनीता अपनी इकलौती ननद को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पूरा परिवार सिर पकड़ लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल और शारदा कमरे में बात कर रहे होते हैं। जी आपने फैसला तो सही लिया है, पर वर कुछ नहीं, प्रीति की शादी इसी लड़के से होगी। अब चाहे प्रीति हाँ बोले या मना कर दे, क्योंकि मैंने खुद लड़के के बारे में पता किया है। घर के नाम पर बड़ा बंगला है और 4-5 गाड़ियां घर की पार्किंग में खड़ी रहती हैं। जी आप सही कह रहे हैं, प्रीति पहले ही 15 से ज्यादा लड़कों के रिश्ते ठुकरा चुकी है। इसका भी रिश्ता जरूर ठुकराएगी, लेकिन अगर हमने इसकी शादी इससे करवा दी तो जिंदगी भर खुश रहेगी। देखो शारदा, हम जो कर रहे हैं प्रीति की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं लड़के वालों को परसों ही प्रीति को देखने के लिए बुला रहा हूँ। तुम ये बात प्रीति को बता देना। जिसके बाद शारदा सारी बातें सभी को बताती है। ऐसे ही दिन बीतता है और रुक्मिणी, विजय और राहुल प्रीति को देखने के लिए रामलाल के घर आते हैं। जी आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, और आपकी दोनों बहुओं के स्वभाव से हम आपकी बेटी के स्वभाव का अंदाजा लगा सकते हैं।
जी बिल्कुल, जिनकी भाभीियों के अंदर संस्कार का भंडार हो, गुणों का खजाना हो, उनकी इकलौती ननद के अंदर भी अपनी भाभीियों के गुण तो होंगे ही। हमें बस एक बार लड़की दिखा दीजिए, बाकी रिश्ता तय समझिए। बहू जल्दी जाओ, अपनी ननद को लेकर आओ। अनीता और नीलम प्रीति के कमरे में आती हैं, लेकिन प्रीति वहाँ नहीं होती है, जिसके बाद दोनों वापस हॉल में चली आती हैं। क्या हुआ नीलम, तुम प्रीति को लेकर नहीं आई? वो हमारे दिमाग से निकल गया था। हमारी ननद जी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हैं। बस अभी थोड़ी देर में आती होंगी। अनीता, आज प्रीति को देखने लड़के वाले आए हैं, उसके बाद भी तुमने उसे बाहर जाने दिया, और वो भी तब जब वो इतनी देर से आने वाली है। ये क्या, उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। जी, अगर प्रीति कहीं बिजी हो तो कोई बात नहीं, हम उनसे बाद में भी मिल सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बस अभी प्रीति आती ही होगी, तब तक आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। हाँ। अनीता और नीलम प्रीति की सहेलियों को फोन करने लगती हैं। तभी चेहरे पर हल्की झुर्रियों और आधे सफेद बालों वाला 35 साल का आशुतोष गले में वरमाला पहने, हाथ में निशा को लिए प्रीति के साथ दरवाजे पर आता है। वहीं प्रीति भी वरमाला पहने मयंक और आयुष को गोद में लिए दरवाजे पर आती है। मम्मी, पापा, भाभी, भैया, मैं आ गई। इसी लड़की के 3 बच्चे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये आपको मम्मी पापा क्यों बोल रही है? अरे भाई साहब, ये हमारी बेटी प्रीति ही है जिसके लिए आप रिश्ता लेकर आए हैं। ये बच्चे इसके नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, ये बच्चे हमारे ही हैं, और इनसे मिलिए, ये है आशुतोष, मेरे पति। ये क्या बकवास है? आप लोगों ने तो अपनी बेटी और हमारे बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए हमें बुलाया था, लेकिन यहाँ तो आपकी बेटी ने किसी बुढ़े से शादी कर ली है, और उसके साथ 3 बच्चे भी हैं। जी, हमारी बेटी ने इस बुढ़े से शादी नहीं की है, ना ही ये 3 बच्चे हमारी बेटी के हैं। प्रीति, क्या मजाक है ये? जल्दी अंदर आओ। पापा मम्मी, ये मजाक नहीं है। मैंने आशुतोष से शादी की है, और अब ये 3 बच्चे हमारे हैं। राम राम भाई साहब, बड़ी अच्छी इज्जत उछाली आपने हमारी। चलते हैं, लेकिन याद रखिए, कीचड़ पर पत्थर फेंकने से कीचड़ थोड़ा खुद पर भी उछलता है। इतना कहकर राहुल का परिवार घर से निकल जाता है। मम्मी जी, पापा जी, नमस्ते। अरे ओ बुढ़े, हमारी बहन से शादी करके अपने 3 बच्चों का बोझ हमारी बहन पर डाल दिया, और अब मम्मी जी पापा जी नमस्ते कह रहा है। तेरा तो मैं। नीरज, संभालो खुद को, क्या कर रहे हो? अरे आप रुकिए भैया, इस बुढ़े के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, पहले सुन तो लीजिए ननद जी क्या कह रही हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या बात है? अरे अब देखने पूछने को बाकी क्या रह गया है? तुम लोगों की इकलौती ननद का 3 बच्चों वाला बुढ़ा पति सामने दिख रहा है। मम्मी, ये आशुतोष जी हैं, मेरे पति। ये बुढ़े नहीं हैं, इनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। भैया की उम्र से बस कुछ साल बड़े हैं। हमारी उम्र से कुछ साल बड़े? चेहरा देखा है इसका? पापा की उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा है। एक घूसे में तो इसके जबड़े रोने लगेंगे अभी। ननन जी, आप तो किसी ग्रीक फिजिक, हैंडसम पर्सनैलिटी, अच्छे बाल और चेहरे पर चमक वाले लड़के से शादी करना चाहती थी। ये है आपकी टाइप का लड़का, जिसके बाल सफेद हो गए हैं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है। हम नहीं मानते तेरी शादी को। चल तू अपने कमरे में। और अरुण, नीरज, ये बुढ़ा और ये 3 बच्चे यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। धक्के मार कर निकाल दो इस बुढ़े को। अरे बुढ़े, निकल यहाँ से, बड़ाया हमारी बहन का पति बनने। निकलता है या निकालूं बेल्ट? अरुण रुक जाओ, इन पर हाथ उठाने से पहले एक बार ये तो सोचो कि हमारी इकलौती ननद ने इससे शादी की है। हाँ, आप लोग जरा शांत रहकर फैसला लीजिए। क्या फैसला ले? हम नहीं मानेंगे इस शादी को। मम्मी पापा, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि मैंने शादी कर ली है और ये आपके दामाद है। क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे रहना भी आशुतोष जी के साथ ही है। मैं चलती हूँ। मम्मी जी, न जाने इन 3 बच्चों वाले बुढ़े ने क्यों हमारे इकलौती ननद से शादी की है। आजकल की देश दुनिया की खबरें तो आपको भी पता है। ऐसे में अगर ये बुढ़ा हमारी ननद को अपने साथ लेकर गया तो कुछ भी कर सकता है। इससे अच्छा यही रहेगा कि ननद जी को हम अपने साथ ही रख लें। कम से कम हमारी इकलौती ननद हमारे सामने तो रहेगी। बहू, तेरी बात तो पति की है, और ये बुढ़ा मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। नास पीटा कहीं का। भाभी, मैं आपको अपने ससुराल का एड्रेस भेज दूंगी, आप लोग हमसे मिलने जरूर आइएगा। चलती हूँ। कहाँ जा रही हो ननद जी? भूल गई, हमारे घर की परंपरा, शादी के बाद लड़का कुछ दिन अपने पति के साथ मायके में ही रहती है। हाँ, परंपरा तो है ही। अगर तुझे इसके साथ रहना है तो यही रहना होगा। हमें भरोसा नहीं है इस बुढ़े पर। न जाने क्या गुट्टी पिलाकर, कैसे बहला फुसलाकर इसने तुझसे शादी की है। अभी आप लोगों को आशुतोष जी गलत लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है। किसी ने किसी को बहलाया फुसलाया नहीं है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्रीति अपने पति आशुतोष और अपने 3 बच्चों के साथ अपने कमरे में चली आती है।
मम्मी, बाहर सब इतने गुस्से में क्यों थे और क्या अब हम यहीं रहेंगे? मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। दूध दूध दूध। बच्चों, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और अब से हम सब यहीं रहेंगे। इतना कहकर आशुतोष के सामान से दूध की बोतल निकालकर प्रीति तीनों बच्चों को बेड पर सुलाकर दूध पिलाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन नीलम और अनीता साथ में घर से बाहर निकलती हैं। तभी राधिका और पूर्णिमा, क्या बात है, आज सिर्फ भाभिया दिखाई दे रही है, ननंद कहाँ है? हाँ, हमेशा भाभी ननंद के रिश्ते का उदाहरण देने वाली इकलौती ननंद कहने वाली भाभियाँ आज बिना अपने ननंद के निकली हैं। अपनी ननंद, उसके 3 बच्चे और उस बुढ़े पति को नहीं लेकर आई। दूसरों के घरों में ताका झाकी करने से अच्छा अपने घर के मर्दों पर ध्यान रखो। वो देखो, वहाँ मिसेस शर्मा से बात कर रहे हैं तुम्हारे पति। अरे, अपने पति से तो मैं अलग परेशान हूँ, आज तो इनकी अच्छी खातिर करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी कई रिश्तेदार एक साथ घर में आ जाते हैं। हे भगवान, हमारे सारे रिश्तेदार एक साथ हमारे घर में, कहीं ने प्रीति के बारे में पता तो नहीं चल गया? आइए आइए, आप सब एक साथ, लगता है प्लानिंग करके आए हैं। भैया, प्लानिंग तो आपने की है, अपनी बेटी की शादी कर दी और हमें बुलाया तक नहीं। और बहू, तुम दोनों ने भी कुछ नहीं बताया। माना वो तुम्हारी इकलौती ननंद है, पर हमारी भी तो कुछ लगती है। बेटी, तूने अपनी माँ को भी नहीं बताया? हम सब तेरी इकलौती ननंद से मिलने आए हैं। आप लोगों को कैसे पता कि हमारी इकलौती ननंद ने शादी कर ली है? प्रीति मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। कल ही मैंने उसकी पोस्ट देखी और बायो भी पढ़ा कि वो सिंगल नहीं रही। बस फिर मैं सबको लेकर यहाँ चली आई। हे भगवान, अब क्या करें? सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये प्रीति भी बहुत बड़ी बेवकूफ है। क्या जरूरत थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये सब डालने की? और अगर डाला भी तो हमें बता देना चाहिए था, ताकि हम पहले से तैयार रहते कि क्या बोलना है। क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी अपनी इकलौती ननंद और उसके पति को बुलाओ और ये भी बताओ कि शादी इतनी जल्दी क्यों और कैसे करवाई? पूरा परिवार परेशान होकर इधर उधर नजरें घुमा रहा होता है। तभी प्रीति अपने तीनों बच्चों को साथ लिए आंसू भरी आंखों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जहाँ आशुतोष भी उसके साथ होता है। अनीता बेटी, यही तेरी इकलौती ननंद है ना? इसके साथ ये 3 बच्चे और ये बुढ़ा पति क्या कर रहा है? नमस्ते जी, मैं ही प्रीति का पति हूँ और ये हमारे 3 बच्चे हैं। भाभी, प्रीति ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो इसकी शादी इस 3 बच्चे वाले बुढ़े से कर दी? मुझे तो ये बुढ़ा तलाकशुदा लग रहा है। जरूर इसकी दूसरी या तीसरी बीवी के बच्चे होंगे ये तीनों। क्या पता इसने अपनी बीवियों के साथ क्या किया होगा और अब मेरी बच्ची की इकलौती ननंद से शादी कर ली। मैं बुढ़ा नहीं हूँ और मैंने और प्रीति ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है। क्यों प्रीति बेटी, मैंने कितने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते भिजवाए थे, उनसे अच्छा है तेरा ये 3 बच्चों वाला बुढ़ा पति। ऐसे कौन से गुल खिला लिए थे तूने जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? बुआ जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या कह रही हैं आप? मिल लिए ना आप लोग हमारी इकलौती ननंद के पति से? अब आशीर्वाद दीजिए और जाइए, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही सभी रिश्तेदार मुंह बनाकर दिखावे के लिए आशीर्वाद देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बहू, तेरी इकलौती ननंद अपने इस बुढ़े पति और 3 बच्चों को देखते ही पागल हो जाती है क्या? समझाओ इसे कुछ। ननंद जी, क्या जरूरत थी आपको ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने की? बुआ जी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर ये सब देखकर ही सभी को लेकर आई थी। भाभी, अब शादी तो मेरी हो ही गई है, ये बात लोगों को पता तो चलनी ही चाहिए थी। खैर, मैं चलती हूँ, मेरे बच्चों को दूध पिलाने का समय हो गया है। इतना कहकर प्रीति और आशुतोष वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अनीता और नीलम घर के कामों में लग जाती हैं और थोड़ी देर के बाद जब दोनों बहुएं बालकनी में कपड़े सुखा रही होती हैं, तभी वहाँ प्रीति आकर, थैंक यू भाभी, और सॉरी भी। थैंक यू? सॉरी किस लिए? अब रिश्तेदारों ने इतनी बातें सुनाई, उस समय मम्मी पापा कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, पर आप लोगों ने ही सारा मामला संभाल लिया। ननंद जी, मामला संभाला नहीं है, वो रिश्तेदार यहाँ से सुनकर जाने के बाद मिर्च मसाला लगाकर ये कहानी पूरे खानदान में बताएंगे। और आपको पता है, सुबह से मम्मी जी और पापा जी को रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आप इस बुढ़े को पसंद करती हैं, और इसके 3 बच्चे होने के बाद भी आपने इससे शादी क्यों की? शादी कैसे, कब और कहाँ हुई? आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। भाभी, मैं और आशुतोष जी पति पत्नी है और वो 3 बच्चे हमारे हैं, बस यही सच्चाई है। इससे ज्यादा और कुछ मत पूछिए। मैं आप लोगों को थैंक यू और सॉरी बोलने आई थी। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे कब से रोए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दोनों भाभियां एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और अपनी इकलौती ननद के साथ उसके कमरे में चली आती हैं, जहां तीनों बच्चे जोर जोर से रो रहे होते हैं। क्या नाम है इनका? इसका नाम निशा है, इसका नाम आयुष है और ये छोटे वाले का नाम मयंक है। अरे मयंक बेटू, आयुष बेटू, क्यों रो रहा है? चुप हो जा बेटू। क्या हुआ निशा बेटी, मत रो, आ जाओ, मैं मेकअप कर देती हूँ।
मम्मी 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 आए। देखा आप लोगों ने, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहे हैं ये तीनों। मेरे तो सिर में दर्द हो गया है। अनीता निशा को, नीलम आयुष को और प्रीति मयंक को गोद में उठा लेती है और खिलौने और तरह तरह की बातों से चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों बच्चे एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं होते। वहीं उनके रोने की आवाज से पूरा घर और पड़ोसी परेशान होने लगते हैं। अरे ये तीनों बच्चे हैं या नगाड़े? ऐसा लग रहा है रो रो कर मेरे कानों में हड़ताल करवा देंगे। इन लड़कियों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही देखना पड़ेगा। शारदा मुंह बनाकर प्रीति के कमरे में आती है। प्रीति चुप कर, आपने इन तीनों बच्चों को रो रो कर सिर में दर्द करवा दिया इन्होंने। मम्मी ये तीनों चुप ही नहीं हो रहे हैं, भाभियों ने भी कोशिश करके देख लिया है। तुम तीनों को समझ ही क्या है बच्चों की? इनके रोने से पहले क्या किया था इनके साथ? क्या किया था? हाँ, तीनों को साथ में दूध पिलाया था। दूध पिलाने के बाद तीनों को डकार मरवाई थी। मम्मी डकार मारेंगे कि मैं मरवाऊंगी? नालायक, सिर्फ खुद को बच्चों की माँ कह देने से माँ नहीं बन जाएगी। बच्चों को कुछ भी खाने पीने के बाद डकार मरवाना जरूरी होता है। बच्चों का सिर कंधे पर रखकर उनकी पीठ धीरे धीरे रगड़। जिसके बाद तीनों अपने अपने गोद में उठाए बच्चों का सिर कंधे पर रखते हैं और पीठ धीरे धीरे रगड़ने लगती हैं। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चे डकार मारते हैं और रोना बंद कर सोने लगते हैं। अरे वाह, ये तीनों तो 1 मिनट में चुप हो गए। ये गजब है। अरे कमअकल बुड्ढे, तूने 5 साल की बच्ची बड़ी कैसे की? तुझे ये नहीं पता कि बच्चों को कुछ भी खाने पीने के बाद डकार मरवानी होती है? खड़ा होकर तमाशा देख रहा था बुड्ढा कहीं का। मम्मी जी, बुढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भूल जाता हूँ। मम्मी मुझे बच्चों को नहलाना है और उनकी मालिश भी करनी है, मेरी मदद करो ना। पूछ ले अपने इस बुढ़े पति से, इसे आती होगी ना इन तीनों की मालिश? और अगर इसे नहीं आता तो अपनी इन दोनों भाभियों से पूछ ले, वैसे इन्हें भी कुछ नहीं आता होगा। इतना कहकर शारदा गुस्से में कमरे से निकल जाती है। ननद जी अब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ कि बच्चों की मालिश कैसे करनी होती है, और फिर YouTube तो है ही, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। नीलम अपनी मम्मी से बच्चों को नहलाने और मालिश करने के बारे में पूछती है। वहीं अनीता YouTube पर वीडियो देखती है। फिर प्रीति, नीलम और अनीता एक एक बच्चे को अपने पैरों पर लिटाकर उनकी मालिश करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन आशुतोष और प्रीति बच्चों के साथ तैयार होकर रेस्टोरेंट आए होते हैं। मम्मी मुझे केक खाना है। मुझे बिस्किट खाना है। और मम्मी को बताओ मयंक क्या खाएगा? अरे ये कैसे बताएगा? अभी तो बेचारा आई आई के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन देखिएगा जब भी बोलेगा सबसे पहले मम्मी बोलेगा। नहीं, ये जब भी बोलेगा सबसे पहले पापा बोलेगा। क्यों बेटा? अरे वो देखो, उस बुड्ढे ने कितनी जवान लड़की को अपनी पत्नी बनाया है और इनके 3 बच्चे भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बुड्ढे को देखो, बड़ा अमीर लग रहा है, इसलिए तो इस जवान लड़की ने इस बुड्ढे से शादी की है। आशुतोष जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कुछ लोगों का अपनी लाइफ से ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरेस्ट है और हम किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है। प्रीति अपने बुढ़े पति आशुतोष और तीनों बच्चों के साथ रेस्टोरेंट से निकलने लगती है। वहीं कृष्णा और उसके कुछ दोस्त प्रीति, आशुतोष और उनके तीनों बच्चों की तस्वीरें और कुछ वीडियोस लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। नीरज और अरुण एक साथ ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी कुछ कलीग्स उनके पास आकर, सर, आपकी बहन घर से भाग गई और आपने हमें बताया भी नहीं। ये देखिए, उनकी फोटो वायरल हो रही है। वो अपने 3 बच्चे और बूढ़े पति के साथ बड़ी खुश हैं। क्या? कहाँ है? दिखाओ। अरे ये सोशल मीडिया पर क्या हंगामा फैला रखा है। हमारी बहन किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि शादी करके खुद घर आई है। और ये क्या खबरें बन रही हैं? हाँ, भगा लाया, फुसलाया, उल्लू बनाया, प्रेम जाल, ये सब क्या है? सर, जितने भी पति पत्नी से जुड़े ह्यूमर और तरह तरह की बातें हैं, सबको मिलाकर अलग अलग न्यूज आपकी बहन, उनके पति और 3 बच्चों के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये देखिए और ये भी देखिए। पोस्ट देखते ही दोनों भाई घबराकर हड़बड़ी में ऑफिस से निकल जाते हैं। वहीं ऑफिस के चपरासी से लेकर गली मोहल्ले में पानी पूरी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, यहाँ तक कि दूध और अखबार देने वाला भी दोनों भाइयों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं गुस्से में दोनों भाई घर लौटकर, अरे मुझे नहीं पता, मैंने ये खबर वायरल नहीं करवाई है। ए बुड्ढे, तूने नहीं करवाई तो किसने करवाई? हाँ, आखिर ये वीडियो वायरल क्यों हो रही है? कैसी कैसी बेफजूल की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। अरे जब से मैंने प्रीति से शादी की है तब से आप लोग मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं। प्रीति मेरी पत्नी है, उसकी और मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मुझे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने पहले ही साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है। अरे शांत हो जाइए आप सब लोग। और ननन जी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस रेस्टोरेंट को पहचान रही है?
कौन सा रेस्टोरेंट है ये? भाभी अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ गए थे। प्रीति से रेस्टोरेंट के बारे में पता करके नीलम और अनीता रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास आती हैं और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कृष्णा को प्रीति, आशुतोष और बच्चों की फोटो लेता देखकर दोनों भाई और दोनों भाभियां कृष्णा का पता निकालकर सीधे उसके घर पहुंच जाती हैं। जब अकल बट रहा था तब चूहे पकड़ने गया था तू। जब तुझे सच्चाई नहीं पता थी तो सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों की? चल पुलिस स्टेशन, हमने तेरी शिकायत कर दी है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो सिर्फ इतना पोस्ट किया था कि एज इज जस्ट अ नंबर, फर्क नहीं पड़ता कि उम्र कितनी भी हो, प्यार सच्चा होना चाहिए। बाकी तो दूसरे लोगों ने पोस्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। मैं अभी अपनी पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। कृष्णा अपनी पोस्ट डिलीट कर देता है, साथ ही एक कंफर्मेशन रील पोस्ट करता है जिससे पूरा मामला शांत हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बच्चे हॉल में खेल रहे होते हैं। तभी रामलाल बच्चों के खिलौने से फिसलते फिसलते बचता है। अरे माँ, बच गया, बच गया मैं तो। जी आप ठीक तो है ना? जरा संभल कर चलिए। कैसे चलूं संभल कर? दिख रहा है उस बुढ़े के तीनों बच्चों ने कैसे पूरे हॉल में गंदगी फैला रखी है। बेवकूफ कहीं के, जरा भी अकल नहीं है इन बच्चों में। बच्चे हैं या आफत की पुड़िया, जब देखो रोते रहते हैं, खाते रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं। और आज तो मुझे गिराकर मेरे हाथ पैर भी तुड़वा देते। बस पापा, इतना तो शायद मेरे बच्चे पूरी जिंदगी में कभी डांट नहीं सुनेंगे जितनी आपने आज सुना दिया। वैसे आप भाभीियों के बच्चों को खिलाना चाहते थे ना, ऐसे खिलाएंगे भाभीियों के बच्चों को? खैर वो छोड़िए, याद है जब मैं छोटी थी तब इससे भी ज्यादा खिलौने फैलाया करती थी और आप उन्हें समेटा करते थे। और एक दिन जब आप सो रहे थे तब मैंने आपकी मूंछ भी काट दी थी और आप अपनी शान शौकत अपनी मूंछ पूरी मुंडवाकर पूरे मोहल्ले में घूम रहे थे कि मेरी बेटी ने मुझे नया स्टाइल दिया है। आज प्रीति अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है और रोते हुए अपने तीनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। शारदा, नीलम, अनीता, यहाँ तक कि नीरज और अरुण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं रामलाल भी भावुक हो जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बच्ची की खुशी में खुशी नहीं है। वो अपने तीनों बच्चों के साथ खुश है, अपने पति के साथ खुश है, और हम उसके पति को बुढ़ा और उसके बच्चों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। हे भगवान, ये क्या गलती करवा दी तूने मुझसे? पूरा परिवार अपनी गलती का एहसास करता है लेकिन कोई भी प्रीति से माफी नहीं मांग पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं प्रीति, आशुतोष अपने तीनों बच्चों को गोद में लिए इधर उधर टहल रहे होते हैं। बहू, फैमिली फंक्शन है और सभी को जाना है, समझ आया ना? सभी को जाना है। ननन जी, नंदू जी, आप दोनों तैयार नहीं हुए? आप दोनों भी तैयार हो जाइए, फिर सब साथ में निकलते हैं। भाभी, हम मम्मी पापा की बात समझ रहे हैं लेकिन हम फैमिली फंक्शन में ना जाए यही ठीक रहेगा। हाँ, अगर हम वहाँ गए तो आप लोगों को सिर्फ वही ताने, वही सवाल और वही बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। प्रीति, समझा ले अपने बुढ़े पति को। बुढ़ा जरूर है पर इतना भी समझदार नहीं है कि हमें समझाए। प्रीति, तू हमारी बहन है और अब चाहे जैसे भी जिससे भी तूने शादी की है वो तेरा पति है और अब इन तीनों को तू अपना बच्चा मानती ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तू भी हमारे साथ फैमिली फंक्शन में चलेगी क्योंकि अब चाहे जो भी हो तुम लोग हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। परिवार का साथ पाकर प्रीति के मन में थोड़ी हिम्मत जागती है। वो अपने आंसू पोंछकर अपनी दोनों भाभियों के साथ तीनों बच्चों को तैयार करती है। वहीं आशुतोष भी तैयार होता है। फिर आशुतोष, प्रीति और तीनों बच्चे दोनों भाभियों के साथ एक गाड़ी में निकलते हैं। वहीं रामलाल, शारदा, नीरज और अरुण दूसरी गाड़ी में निकलते हैं, जिसके बाद सभी पार्टी हॉल पहुंचकर आप लोगों के कहने पर हम आ तो गए पर पूरी पार्टी में सब हमें ही देख रहे हैं। देखने दीजिए उन्हें। बच्चे पार्टी में आए दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। प्रीति निशा और आयुष को पार्टी में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है और मयंक को गोद में लेकर घूमने लगती है। तभी मयंक टॉयलेट कर देता है जिससे फर्श गीली हो जाती है और महिमा फिसलकर गिर जाती है। आई एम सॉरी, आप खड़ी हो जाइए, आपको चोट तो नहीं लगी? वहीं महिमा के घर वाले महिमा को उठाते हैं। अपने नाजायज औलादों को संभाल कर रखो, इनकी वजह से आज इतनी बड़ी पार्टी में मैं गिर गई। क्या क्या कहा तूने? अच्छा वो गिर गई और 2-4 बार गिरेगी क्योंकि तू गिरी हुई है। मैं गिरी हुई हूँ कि तू गिरी हुई है? कैसे गुलछर्रे उड़ाए थे जो इतनी कम उम्र में 3-3 बच्चों की माँ बन गई। और अपने बूढ़े पति को तो देख, 10 साल का फर्क बताती है। तेरे बाप की उम्र का है वो। मैम, जुबान संभाल कर बात कीजिए। तुम्हें मेरी इकलौती ननद उनके 3 बच्चों या उनके पति की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है।
और ये जो सब हुआ है, मुझे तो लगता है इसके पीछे तुम दोनों भाभियों का ही हाथ है। बड़ा सुना है मैंने कि तुम दोनों इकलौती ननंद कहकर इसके पीछे पीछे घुमा करती थी। अब बिगाड़ कर रख दिया ना अपनी ननंद की जिंदगी को। भाभियाँ होती ही ऐसी है। खबरदार जो मेरी भाभीियों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। बेटी घर चल, अब इससे ज्यादा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जिसके बाद पूरा परिवार घर वापस लौट आता है। वहीं प्रीति तीनों बच्चों को कमरे में सुलाकर हॉल में आती है। क्यों नीलम, कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं है? इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? इन सब के पीछे हमारा क्या हाथ होगा? हमें तो खुद कुछ नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रीति कुछ करे और आप लोगों को ना बताए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं समझा कि आप लोगों ने इस बुढ़े और इसके बच्चों को घर में रखा क्यों। ये सब आप लोगों की पहले से बनाई हुई प्लानिंग थी ना। नीलम, तुमने मेरी बहन को बहला फुसलाकर उसकी जिंदगी खराब की है ना। नहीं रहूंगा मैं आज से तुम्हारे साथ। अनीता, मैं भी नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, और इस बुढ़े को तो यही मार कर खत्म कर दूंगा। चुप हो जाइए आप लोग। जब से पार्टी से आए हैं बकवास किए जा रहे हैं। मेरे और आशुतोष जी के बारे में भाभियों को कुछ नहीं पता था। सच्चाई मैं आप लोगों को बताती हूँ। तेज बारिश में भीगते हुए प्रीति एक अनाथालय से गुजर रही होती है। तभी अनाथालय के बाहर बारिश में भीग रहे निशा, आयुष और मयंक के रोने की आवाज सुनकर प्रीति, हे भगवान, ये तीनों बच्चे अनाथालय के बाहर बारिश में भीग क्यों रहे हैं? अरे ऐसे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना सोचकर प्रीति तीनों बच्चों को गोद में उठाती है और अनाथालय के अंदर शिव शंकर के पास लेकर जाती है, जहाँ तीनों बच्चे प्रीति को छोड़ ही नहीं रहे थे। बेटी, न जाने ये किसके बच्चे हैं, तुझे तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लगता है इन्होंने तुझे ही अपनी माँ समझ लिया है। किसी तरह शिव शंकर बच्चों को अपनी गोद में लेकर केयर टेकर को दे देता है और फिर अगले दिन प्रीति बच्चों से मिलने अनाथालय पहुँचती है। मम्मी, आ गई तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी, दोदी। प्रीति बच्चों को माँ की तरह गोद में उठा लेती है। अगले दिन जब प्रीति अनाथालय पहुँचती है तब प्रीति को पता चलता है कि आशुतोष बच्चों को अपने घर लेकर आ गया है। जिसके बाद प्रीति आशुतोष के बड़े से बंगले में आती है, जहाँ आशुतोष और शिवशंकर तीनों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। आप अकेले इन 3 बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? आपकी कोई बीवी या घर में कोई और भी नहीं दिख रहा? अपने बिजनेस के सिलसिले में मैं समय पर शादी नहीं कर पाया और अब उम्र से पहले मेरे बाल भी पक गए हैं और चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। अब अगर कोई लड़की मुझसे शादी करेगी तो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से। ऐसे में वो इन 3 बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, और अगर मैं कोई नैनी रखूं तो वो इन्हें माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। मुझे इन बच्चों के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इनकी माँ बनकर इनका ध्यान रखे। फिर मैं और आशुतोष जी ने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर इन तीनों बच्चों की जिंदगी संवारेंगे। फिर हमने तुरंत कोर्ट मैरिज करके इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि अनाथालय वाले बिना शादी किए हमें बच्चे नहीं देते। बेटी, मुझे तुम पर गर्व है तेरी भाभीियों पर, जिन्होंने तुझे ऐसी औरत बनाया जिसके मन में इतनी ममता है। बेटी, आशुतोष बेटा, हमें माफ कर दो। प्रीति, अपने भाइयों को भी माफ कर दे यार। जीजा जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों को हमें ये सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी ना। आप लोगों को सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन इस बात को हमेशा के लिए भूल जाइए। हम नहीं चाहते कि उन नन्हे से बच्चों को कभी ये पता चले कि हम उनके असली माँ बाप नहीं हैं, और इसीलिए हमने अभी तक ये बात आप लोगों को नहीं बताई थी। इतना कहकर प्रीति और आशुतोष अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अगले दिन तीनों बच्चों को बुखार आया होता है। नीलम और अनीता बच्चों के सिर पर पानी की पट्टियां रख रही होती हैं, जबकि शारदा काढ़ा बनाकर लाती है। वहीं नीरज और अरुण डॉक्टर को लेकर आते हैं, जहां रामलाल भी ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने लेकर आता है। ऐसे ही अब पूरा परिवार बिना समाज की परवाह किए साथ मिलकर अपना जीवन बिताता है।